नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 31 जुलाई, दिन शनिवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। यूपी के 9 जिले हुए कोरोना मुक्त। योगी ने कहा वैक्सीनेशन को और तेज करने की जरूरत। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित। लड़कियों ने इस बार भी मारी बाजी। 10वीं में 99.53% तो 12वीं में 97.88% छात्र पास। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले का दावा, 2022 के यूपी चुनाव में मुस्लिमों को लेंगे साथ, योगी को फिर बनाएंगे सीएम। आईपीएस ऑफिसर की शर्मनाक हरकत, रात में लड़की को करता था फोन पर परेशान। पिता ने लगाई सीएम योगी से मदद की गुहार। लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, 14 अगस्त से पहले आतंकियों के रिहाई की मांग। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सीएम योगी ने कोविड प्रबंधन के लिए टीम 9 को नए निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति लगातार अपनाए जाने की जरूरत है। सभी कोशिशों के बाद यूपी में कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है और यूपी के 9 जिलों में एक भी कोरोना केस नहीं आया है। यूपी में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.01% है। वहीं 2.5 से 3 लाख कोरोना टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीम 9 को निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरी कोशिशें जल्द पूरी की जाएं। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पीकू नीकू वार्ड तेजी से बनाए जाएं। सीएम का कहना है कि अब तक सिर्फ मेडिकल कॉलेज पीडियाट्रिक आईसीयू बेड की संख्या 6572 से ज्यादा है। अब सभी जिलों में इसको काम तेजी से किया जाए। सीएम ने कोरोना प्रबंधन टीम को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाए। उन्होंने कहा है कि अभी तक 4,76,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस अभियान को तेज करने की जरूरत है। साथ ही सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि मरीजों को एम्बुलेंस की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन की मदद के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 14567 को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। जो मरीज कैंसर या डायलिसिस से जूझ रहे हैं, उनके इलाज में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं जिन स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जाना है, इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। 3:30 बजे यूपी बोर्ड ने परिणाम की घोषणा की है, जिसमें लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है। 10वीं में 99.53% छात्र पास हुए हैं तो 12वीं में 97.88% छात्र पास हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड से परीक्षा देने वाले छात्र अपना रिजल्ट यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आज रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र अपना रिजल्ट जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresult.nic.in, results.gov.in, upmspreresult.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यूपी बोर्ड इस साल किसी मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं करेगा क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं कोविड के कारण रद्द कर दी गई थी। इस साल तमाम राज्य बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड ने भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के घातक परिणाम को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी थी। दरअसल सीबीएसई ने गुरुवार को ही 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर जारी कर दिए थे, जिसमें रिजल्ट घोषित होने पर स्टूडेंट्स आसानी से अपने नतीजे चेक कर सकें। वहीं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के रोल नंबर भी पहले ही जारी कर दिए गए थे। 12वीं रिजल्ट घोषित करने की समय सीमा का आज 31 जुलाई तक थी और समय सीमा से पहले यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल 2021 से 12 मई 2021 तक आयोजित की जानी थी। हालांकि कोविड के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं इस साल बिना परीक्षा के छात्रों के पिछली कक्षाओं में परफॉर्मेंस को देखते हुए परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। बोर्ड ने मूल्यांकन मानदंड स्थापित किए हैं
उन्हीं के अनुसार यूपी बोर्ड ने 12वीं का परिणाम 2021 जारी किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने रामदास अठावले पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार संशोधन बिल ला रही है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण देने का अधिकार राज्यों को मिलेगा। बता दें कि आरपीआई ने बीजेपी से 8 से 10 सीटें देने की मांग की है और अगर ऐसा होता है तो रिपब्लिकन पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है। उनका कहना था कि दलित समाज सिर्फ मायावती का अधिकार नहीं हो सकता है, दलित वोटों पर रिपब्लिकन पार्टी के पास भी हैं। उनका कहना था कि आज तक आपने बहन को देखा है, अब अपने भाई को भी देखिए। हाँ, तो मतलब जो कल्बे जवाद जी जो है ये मतलब बहुत ही हमारे मुस्लिम समाज के शिया कम्युनिटी के बहुत बड़े मौलाना है, नेता है और उनकी भूमिका ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है, योगी आदित्यनाथ जी की जो भूमिका है, इस भूमिका का इसलिए समर्थन करना चाहिए, उसमें ही मुस्लिम समाज का फायदा है। क्योंकि हिंदू मुसलमान ऐसा झगड़ा हमेशा करते रहने से दोनों का नुकसान होता है और हम भाईचारा मजबूत करेंगे, हिंदू मुसलमान एक साथ हम रहेंगे तो देश का विकास भी होगा, अपना भी विकास होगा। तो मौलाना का कल्बे जवाद जी से मेरी बातचीत हुई है और उनकी भूमिका हमेशा ये रही है कि मैंने उनके बारे में बहुत सुना था और आज मैं एयरपोर्ट से उतरकर मैं उनको मिलने के लिए इधर आया हूँ। तो 2022 में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि भाई मुस्लिम आवाम हमारे साथ आना चाहिए, उनके जो मसाइल है उसको मसाइल को हल करने के लिए जरूर हमारी सरकार कोशिश करती रहेगी। और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मुस्लिमों का समर्थन करती आई है। इसीलिए 2022 का जो चुनाव है तो ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आरपीआई भी रहना चाहती है, मुसलमानों को भी हम हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं और दोबारा जिस तरह योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ हमेशा 4.5 साल में पूरी शांति रही है, हिंदू मुसलमानों में बिल्कुल दंगे फसाद हुए नहीं है और योगी जी भी चाहते हैं कि भाई सब लोग मिलकर शांति से मतलब अपना स्टेट जो है ये नंबर 1 स्टेट बनना चाहिए, वो बन रहा है। तो आने वाले 2000 फरवरी 22 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलती है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रिपब्लिकन पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है और दलित समाज भी जो है, जो दलित समाज पर खाली मायावती का अधिकार नहीं हो सकता है, वैसा रिपब्लिकन पार्टी का भी दलित वोटों पर पूरा अधिकार है। और इसीलिए हम अभी लोगों को बताने के लिए आए कि आज तक आपने बहन को देखा है, अभी अपने भाई को भी देखिए और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। 2017 में बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, अभी 325 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी और कल्बे जवाद जी और जो हमारा मुस्लिम आवाम है इसका सपोर्ट भी हम लेना चाहते हैं। तमाम मुस्लिम समाज को हमारा कहना ये है कि ज़्यादा उल्टी सीधी बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। हम सरकार के साथ रहेंगे तो सरकार के माध्यम से समाज का विकास हो सकता है, अलग अलग योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज को हो सकता है और मुस्लिम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी मतलब पूरी कोशिश होनी चाहिए और इसी तरह मतलब मैं मुस्लिम आवाम को आह्वान करना चाहता हूँ। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में रहने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने प्रयागराज में तैनात एक सीनियर आईपीएस अधिकारी पर देर रात बेटी को मोबाइल पर कॉल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अफसर देर रात उनकी बेटी को कॉल करता है और नंबर ब्लॉक करने पर नए नंबर से कॉल करके बेटी को परेशान करता है। खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रिया। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि पीएसी में आईजी के पद पर तैनात एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर उनकी बेटी को रात में फोन करके परेशान करते हैं, जिसके बाद पीड़ित पिता ने देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी मुकुल गोयल के अलावा आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन के ट्विटर हैंडल को टैग कर ये ट्वीट किया है, जिसमें अफसर का नाम, पद,
यूपी कैडर के आईपीएस अफसर के रूप में उनको जो बैच दिया गया है उसका पूरा ब्यौरा दिया है। साथ ही उस अफसर को भ्रष्ट और यूपी पुलिस का काला धब्बा बताया गया है। इस ट्वीट को लेकर विभाग में जबरदस्त चर्चा है। ट्वीट में अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामला सामने आने के बाद डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले की जांच एडीजी पीएएस अजय आनंद को सौंपी है। आतंकियों ने राजधानी लखनऊ के प्राचीन अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ये पत्र रजिस्टर्ड डाक से प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम पर आया है। पत्र में 14 अगस्त से पहले लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को रिहा करने की मांग की गई है। जैसे ही शुक्रवार शाम को मंदिर परिसर में एक अनजान धमकी भरा खत मिला तो मंदिर में हल्ला मच गया। मंदिर के व्यवस्थापक ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। ऐसे में मंदिर प्रशासन की तरफ से शुक्रवार को ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को जांच के लिए आदेश दिए हैं। टीम इस पूरे मामले पर जांच करने में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार मुजाहिदों को न छोड़ने पर ब्लास्ट की धमकी रजिस्टर्ड डाक में दी गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर के साथ साथ आरएसएस कार्यालय, वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी भी निशाने पर हैं। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। रजिस्टर्ड पत्र भेजने वाले का नाम जोगिंदर सिंह खदरा मदयगंज लिखा है। धमकी की सूचना मिलने पर एटीएस समेत क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटीएम की टीम शकील के मोबाइल की डिटेल खंगाल रही है। वहीं उसके ठिकानों पर छापेमारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले यूपी एटीएस ने लखनऊ के दुबग्गा इलाके से अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी मिन्हाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकी मुशरुद्दीन और मिन्हाज को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर एटीएस को सौंपा था। पूछताछ के दौरान 3 नाम सामने आए थे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस विश्वविद्यालय के स्थान पर बनने जा रहे विधि विज्ञान संस्थान का शिलान्यास करने 1 अगस्त को लखनऊ आ रहे हैं। गृह विभाग और पुलिस महकमा दोनों ही इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। हम मन का हाथ पकड़ते हैं दोस्त, और जो मन का हाथ पकड़ता है ना वो बहुत लंबा पकड़ना होता है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।